नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिलब्लेंस के बारे में। चिलब्लेंस जैसे कि आपने सजेस्ट किया था, उत्तर प्रदेश हिमाचल में काफी जोर से ठंडी होती है और इस ठंडी के सीजन में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हैंड्स फीट्स लाइक रेडिश हो जाते हैं और लाइक बहुत ही ठंडी उनको बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। तो इस टाइप के पेशेंट को आयुर्वेद में हम क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से ऐसी चिकित्सा हम लोग करेंगे, इसको लेकर ही आज का हमारा सत्र है। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में मैं इसकी संप्राप्ति बताऊंगी आपको, और आयुर्वेद के हिसाब से ही हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी ठंडी का सीजन है, कई हमारे जो भारत के प्रांत है वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है और कई सारे ऐसे इलाके हैं। वैसे महाराष्ट्र में कुछ जगह पर होती है, बट अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी वैसे होती ही। अगर स्पेसिफिक कुछ एरियाज देखेंगे तो वहां पे टेम्परेचर माइनस भी होता है, बट एज कंपेरेटिवली हिमाचल या उत्तर प्रदेश जैसे साइड में, नॉर्थ साइड में ज्यादा ठंडी होती है। और ठंडी के दिनों में जैसे बाहर लोग काम करते हैं, खेती में मजदूर है, अलग अलग इसमें काम करते हैं ना, तो उनका एक्सपोजर ठंडी के साथ ज्यादा होता है। जो लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं या जिनका काम ऑफिस वर्क है और कुछ लाइक हम एक विशिष्ट इसमें ही माहौल में ही काम करते हैं, नहीं हम खुली ओपन एरिया में नहीं जाते ज्यादा। तो जो लोग ओपन एरियाज में ज्यादा जाते हैं या जैसे कि इसका एक कारण ये भी है, जो हमेशा बहुत ज्यादा ढक कर रखते हैं स्किन को। जैसे बहुत ज्यादा लाइक ठंडी है तो ठीक है, जाड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठंडी के स्वेटर्स और वूलन सूती कपड़े और मोटे कपड़े, चद्दर ओढ़ना, शॉल लेना या कान को बांध कर रखना, ये तो ठीक है। बट हमेशा इसे कॉम्पैक्ट अगर हम लोग रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो रक्त वाहिनियां है ना वो सिकुड़ जाती है, उसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी उसका एक रीजन है कि लाइक हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ी खुली हवा में या धूप में भी हमें जाना होगा। बट धूप में जाने का भी तरीका आचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से एकदम ठंडी है और एकदम से अचानक आपने धूप में चले गए। कई बार ऐसे मोह होता है ना, सवेरे का गर्म धूप होता है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है सवेरे, और हमें धूप दिखती है तो हमारा मन करता है कि चलो थोड़ा धूप में जाकर बैठते हैं। और कुछ लोग जैसे समय होता है उसके हिसाब से जाकर धूप में बैठते हैं तो अच्छा तो लगता है। बट यही एक मेन कारण बन जाता है, आप एकदम ठंडी से एकदम कड़ी धूप में या धूप में जाकर बैठते हैं तो इसी के साथ ये चिलब्लेंस डेवलप हो जाते हैं। इसको हम आयुर्वेद में कुछ ऐसे खास इसका कोरिलेटिव नाम नहीं दिया गया है, हाँ, बट जरूर इसको कफवात जनित प्रकोप के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं, या इसकी संप्राप्ति ही ऐसी ही बताई गई है। यानी इसकी संप्राप्ति भी हम लोग बना सकते हैं आयुर्वेद में। इसका निदान जैसे मैंने बताया, एक्सेसिव एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन, रुक्ष और हेवी टाइप का, लाइक इसमें दोनों भी चीजें आ रही, वात का भी कफ और कफ का भी, दोनों का भी प्रकोप होता है। तो वात के जो हेतु होंगे जिसमें वेद धारण है या फिर रात्रि में जागरण है, एक्सपोजर, रात्रि में जागरण के साथ कैसी ठंडी में काम, जो वॉचमैन या नाइट ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं ना, वो आमतौर पर ऐसे उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। उनकी आप हैंड्स को देखिएगा, उनके पैरों को देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे सूजन या रेडिशनेस डेवलप हो जाता है। तो ये एक्सेस एक्सपोजर हो गया। फिर जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा स्किन को ढक कर रखना जिसके साथ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और यहीं पे अवरोध जनित संभ्रांति बनती है कफ के प्रकोप के कारण। जैसे कि ठंडी के दिनों में वायु बढ़ता है, वात का रुक्ष गुण एवं शीत गुण, दोनों में शीत गुण साम्य है, वात में भी और कफ में। दोनों में फर्क यह है कि वात का शीत गुण जो है रुक्ष के साथ प्रकोपित होता है और कफ का शीत गुण जो है स्निग्ध के साथ। बट ठंडी के दिनों में ये दोनों गुण, वायु की रुक्षता एवं शीतता, तो यहाँ पर स्निग्ध गुण कम पड़ जाता है, वात का प्रभाव अधिक हो जाता है। तो वात कफ जनित हेतु जो लोग कुछ अल्कोहल या ऐसे कुछ व्यसन की आदत होती है, उनमें भी ये हो सकता है। वेग धारण उनमें क्यों होगा? क्योंकि वात का प्रकोप होगा। तो यहाँ पे दो दोष हमें मुख्य रूप से ध्यान में देखने होंगे, वात और कफ दोष। तो संप्राप्ति कैसे बनेगी? जैसे वात और कफ दोष के प्रकोप के साथ वात जो है रक्तवाहिनियों में जाकर बैठेगा, और वात जब बिगड़ जाता है, जैसे कि वात श्रेष्ठ है तीनों दोषों में, तो ये वायु पित्त और कफ को भी बिगाड़ देगा। पित्त का और रक्त का आश्रय संचय है, तो पित्त दुष्ट होगा तो रक्त जो उसके आश्रय संबंध में है तो रक्त की दृष्टि हो जाएगी, और कफ का भी दुष्ट है तो पित्त कफ का दुष्ट हो गया। और फिर वायु जाकर रक्त वाहिनियों में जाकर बैठेगा, अवरोध निर्माण करेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर अवरोध जनित संप्राप्ति बनेगी, जिसके साथ ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होने के कारण यहाँ पे अच्छे से रक्त सप्लाई नहीं होगा, तो बिल्कुल जो हमारी शरीर का
यानी एक मुख्य रूप से रक्तम जीवइति स्थिति और प्राणवायु का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई रक्त का ही कार्य है। तो वहां पे रक्त सप्लाई नहीं होगा तो जो हाथ है, पैर है या धमनियां है उसका कलर बदल जाएगा। कई बार मैंने अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगी, तो जिसमें इसमें पांडा यानी सफेद वर्ण आ जाता है, कुछ केसेस में ब्लैक वर्ण आता है। तो सफेदी कफ के कारण होगी, और जहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे अरुण वर्ण के हो जाएंगे, जो कि वात का निशानी है। वायु जब बढ़ता है तो उसमें काष्णता यानी कालापन आ जाता है। जैसे ठंडी के दिनों में त्वचा थोड़ी सी डार्क बनती ही है, कितना भी आदमी केयरफुल रहे बट फिर भी रुक्षगुण का और लाइक वात का प्रकोप का कारण होने के साथ सिराओं का संकोच होता है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होने के कारण, फिर पोषण नहीं होने के कारण यहाँ पे रुक्षता एवं श्राव वर्णता आ जाती है। तो ये संप्राप्ति है वात कफ का। और एक दूसरा इसमें संप्राप्ति ऐसी भी बनेगी जैसे कि व्यान वायु जो है, व्यानेन हृदय स्थित, और सभी शरीर में रस रक्त का भ्रमण करने का काम व्यान वायु करता है। अभी वात दोष कुपित हुआ है तो व्यान वायु जो रक्तवाहिनियों में घूमता है, रक्तवाहिनियों के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, वो भी प्रकोपित हो जाएगा। और इसी के कारण अभी वात प्रकोप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये व्यान वायु की विकृति के कारण भी इस प्रकार से ये चिलब्लेंस, या जैसे आप मानो इसको क्या कहेंगे कि ठंडी या शीतताजन्य त्वचा विकृति कह सकते हैं, इसको कोल्ड फ्रॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये कोल्ड फ्रॉस्ट के जैसे ही लक्षण है। अधिक ठंडी के कारण, एक्सपोजर के कारण हाथ पैर में रेडनेस आती है, इचिंग होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये सारा इसमें दिखता है। अभी लक्षण देखेंगे थोड़े से आगे बढ़ते हुए, तो आप समझ गए होंगे कि संप्राप्ति में हमने देखा कि तीनों दोषों का इम्बैलेंस है। तीनों दोषों के लक्षण हमको मिलेंगे। वात का प्रकोप है तो ड्राइनेस होगा, पित्त के कारण रेडिशनेस और लाइक जलन भी होती है। कई बार ऐसे होता है कि गांठें बन जाती है और थोड़ा सा भी मतलब धक्का भी लगता है, कुछ स्पर्श भी लगता है, तो स्पर्श भी सहन नहीं कर पाता है, तो स्पर्शासहत डेवलप हो जाता है। और कफ के कारण वहां पे थोड़ा सूजन जैसे स्वेलिंग आती है और मोटापा जैसे हो जाता है। सूजन, शोफ आना कफ का लक्षण हो गया, और श्वेतता ये उसमें कफ का ही लक्षण हो गया। और उष्णता या या गर्म जैसे लगता है, उष्ण कामित्व की इच्छा भी होती है, और ठंडी बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाती है। तो ऐसे सारे लक्षण हम लोग इसमें देख पाते हैं। तो इन लक्षणों के साथ ये सारे हो गए लक्षण, हो गए, इसकी संप्राप्ति हमने देखी। तो इसके लिए हम कैसे ट्रीटमेंट प्लान कैसे करेंगे? इसमें ट्रीटमेंट प्लान जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठंडी के दिनों में तो हम लोग परहेज करेंगे, ठीक है, दोषों की इन्वॉल्वमेंट जो भी है उसको भी हम लोग करेंगे, कफ और वात का शमन करा देंगे। बट मेरे ख्याल से जब ठंडी के दिन आने वाले होते हैं, जो लोगों में ये पहले से आदत होती है कि ये एक्सपोजर होता है और जिनमें ऐसी ये बन जाती है कि नहीं बाबा मेरे हाथों में ऐसे रेडनेस आती है और इचिंग होती है, सूजन आती है, तो वो लोग पहले से केयर करें। ठंडी के दिन आने शुरू हो गए तो आपको एक्स्ट्रा ऑयलिंग की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा स्नेहन करना, यानी जिस प्रकार से भी वो आप दूध लगाए या फिर लाइक तो दूध की साय लगा दे, पेट्रोलियम जेली लगाइएगा या कैलामीन लोशन लगा दीजिएगा, नारियल का तेल, बादाम का तेल, जो भी घर में है उस सभी से आप स्टार्ट करिएगा। यानी ठंडी के दिन आ गए, नवंबर में ठंडी शुरू हो जाती, तो अक्टूबर महीने से 15 दिन पहले ही आपको टेक केयर करना शुरू होगा। एक्सेसिव मॉइस्चर जितना हो सके, आपकी त्वचा थोड़ी भी रूखी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा कि दिन भर वो ठंडी के दिनों में दिन भर 2-3 बार मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं, ठीक है, जिसका उसका अपना तरीका है। अगर जरूरत है त्वचा की नमी को बरकरार रखने के लिए तो वो करे। इसके साथ दूसरा बड़ा ये होता है कि ठंडी के दिन आते हैं हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं। हमको ऐसे लगता है कि ठंडी है तो पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पे रुक्षगुण भी बढ़ जाता है। तो ठंडी के दिनों में भी उतना ही हाइड्रेशन चाहिए जितना हम लोगों को नॉर्मली लगता है, उतना हाइड्रेट रखिए बॉडी को। और गर्मी के दिनों में थोड़ा हाइड्रेशन का लेवल ज्यादा होगा, बट ठंडी के दिनों में भी हाइड्रेशन की जरूरत होती ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम इसमें लोकल एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने बताया पहले तो प्रिकॉशन करें, अगर ठीक है फिर भी हो गया तो एक बात और है कि आप एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडी बज रही इसलिए ठंडी से निकलकर सवेरे सवेरे उठ गए, ठंडी है बहुत ज्यादा तो जाकर गर्मी में धूप में बैठ गए, ऐसा मत करिएगा। तो आप जब एक्सपोज करते स्किन को तो थोड़ा धीरे धीरे करिएगा। यानी पहले आप लोग गर्म कपड़े कम करेंगे, उतार देंगे, फिर जाकर थोड़ा सा बाहर थोड़ी हल्की धूप में बैठेंगे, फिर थोड़ा सा करते, और बहुत ज्यादा धूप में नहीं बैठना है। तो धूप का सेवन अधिक मात्रा में करना, और एकदम ठंडी या धूप यानी मतलब बार बार ठंडी फिर धूप फिर ठंडी फिर धूप ऐसे मत करिएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप घर में ही इस प्रकार से थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ी सी करें। ऐसी एक्सरसाइज करें कि जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा मोटे कपड़े भी ना पहने, ठंडी से केयर करें, बट थोड़ा सा भी ब्लड सर्कुलेशन तो चाहिए ना, थोड़ा सा भी एक्सपोजर तो भी चाहिए। एकदम आप बांध कर रखेंगे,
जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जीन्स पहनना बार बार 24 घंटे 24 आवर्स जीन्स पहनना, ये भी कई बार कुछ व्याधियों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता है, ये भी व्याधियों का एक हेतु माना जाता है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, हमारी जैसी लाइफस्टाइल है उस हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी स्नेहन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेहन के लिए मस्टर्ड ऑयल, तिल तेल, बादाम तेल और कैलामीन लोशन, पेट्रोलियम जेली हल्का सा आपको कराना है। आप स्नेहन करते समय हल्का सा इसको लाइक एक करेगा, मतलब हल्के से थोड़ा मसल दीजिएगा, बहुत जोरों से भी नहीं, पेन होगा तो हल्के से मसल देने से क्या होगा कि रक्तवाहिनियां जो है वो विस्फारित होंगी, धीरे धीरे वो खुलेंगी। आप डेली दिन में 3 बार अगर इस प्रकार से अभ्यंग या मसाज करवाते हैं तिल तेल से, बला तेल से, और लाइक आप इसमें बृहस्पंदवादी, नारायण तेल, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो बृहस्पंदवादी तेल जो हम संधि के दर्द के लिए यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको अवेलेबल होगा उस तेल से हल्का सा दिन में 3-4 बार आप इंप्रूवमेंट होगी, 3-4 बार करते जाइएगा और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त सुधारना, रक्त प्रवाह में सुधार आ जाएगा। तो ये स्नेहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेस्ट मेरे हिसाब से, बाकी ये तो पेट्रोलियम जेली वगैरह है नेचुरल वाला, वो तो ठीक है, बट कैलामाइन लोशन करके एक लोशन आता है जो महिलाएं बहुत ज्यादा यूज करती है, कैलामाइन लोशन, जिनमें तरुण पिटिका और मुख दुष्का होती है, तो उसके लिए ये काफी अच्छा सा इफेक्ट वाला है कैलामाइन लोशन। या कई सारे कंपनियां है इनका, निविया का वगैरह काफी मॉइस्चर वाला होता है उनका, जो ये होता है ना क्रीम होता है, तो वो निविया का क्रीम, या जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा चिकनाहट है, फिर आप इसमें लाइक शतदोष घृत है, गाय का घृत है, घृत लगाइए, उल्टा बेस्ट रहेगा। घृत आप लगा देते ना, खाने का घृत भी घर में है, गाय का भी जो भी है उसको आप लगाइएगा और अच्छे से पैरों में लगाकर फिर थोड़ा आप 10-15 मिनट के बाद सॉक्स पहनिएगा, यानी सॉक्स को वो ना लगे, बट जो भी स्नेहन लगाएंगे उसके बाद भी कवर करिएगा, यानी स्नेहन का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हमारे शरीर पर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको टेक केयर करना होगा। अभी लाइक पेशेंट में रुक्षता है तो कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है, तो इसके लिए हल्का सा अनुलोमन आप दे सकते हैं। अभी बतिकर चूर्ण से, एरंड तेल से, जो भी पेशेंट का कोष्ठ है, उसकी आयु है, इसके हिसाब से आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से हल्का सा अनुलोमन करें। अनुलोमन से दोषों का जो प्रकोप है वो भी, यानी वात दोष के ऊपर कार्य होगा और कुछ हल्कापन भी आ जाएगा और दोष शुद्धि, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ईचिंग वगैरह है, तो अभी त्वचागत भ्राजक पित्त की विकृति है, रक्त धातु की विकृति है, व्यान वायु की विकृति है, कई बार ईचिंग भी होती है बहुत ज्यादा ड्राइनेस के कारण। तो इस ईचिंग को कम कराने के लिए आपको कई कई बार खुजलाते हैं ना, तो खुजली बढ़ती है, तो खुजलाना नहीं, कंट्रोल करना है। और सबसे बेस्ट खुजलाने के लिए अच्छा है नीम ऑयल। नीम का तेल आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करिएगा। और नीम का तेल अगर नहीं मिले तो कड़ू नीम या नीम के पत्ते होते हैं ना, उसको धोकर उसका पेस्ट बनाकर जहां पे भी आपका अफेक्टेड एरिया है वहां पर लगाकर रखिएगा आधा घंटे के लिए, उसके बाद गुनगुने पानी से इसको निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट, त्रिफला का भी पेस्ट इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। त्रिफला का काढ़ा बनाकर अफेक्टेड एरिया को वॉश करिएगा, त्रिफला चूर्ण का हल्का सा पेस्ट पतला वाला लगा कर रखिएगा, जो कि वात शमन के लिए भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ इंटरनल मेडिसिन में हम हरिद्राखंड दे सकते हैं। हरिद्राखंड जो हरिद्रा एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, और जैसे इसमें सारे टर्मरिक, जिंजर वगैरह है वो भी दे सकते हैं। शुंठी का काढ़ा बेस्ट काम करेगा मेरे विचार से। हरिद्राखंड और खदिरारिष्ट या महामंजिष्ट आदि काढ़ा अगर हम लोग देते हैं तो स्किन केयर के हिसाब से बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होगा। फिर इसमें अग्नि के लिए और वात शमन करने के लिए, ठंडी के लिए भी उष्ण गुण वाला हिंगवाष्टक चूर्ण होगा, वो भी काम अच्छा करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण या पंचकोलासव, पंचकोलारिष्ट। फिर मृदु विरेचन के लिए जैसे गंधर्व तिथि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एक इसमें है जैसे गंधक द्रुति आप अप्लाई भी कर सकते हैं। गंधक द्रुति त्वचा विकारों के लिए काफी अच्छी मानी गई है, तो इसका भी आप मार्केट में मिल जाता है ना, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर गंधक वाला दूसरा कल्प है गंधक रसायन। गंधक को त्वचा के लिए काफी फायदेमंद माना गया है, तो आप यहाँ पर गंधक रसायन यूज कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मरीच आदि तेल भी अच्छा है, वो उष्ण भी है, वात कफ का शमन भी अच्छे से करता है। फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन वी कैन यूज दिस मरीच आदि तेल। गंधक मलहर भी आता है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही काफी फायदेमंद माना गया है। तो इसमें आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अनुलोमन और ज्यादा से ज्यादा ड्राइनेस को कम करे। हर्बल ऑयल्स में जैसे मैंने बताया सूजन कम कराने के लिए नीम तेल है, उसका प्रयोग करें। मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है।
कटा हुआ प्याज होता है ना, ओनियन, तो उस ओनियन का रस निकालिएगा और इस ओनियन का रस आपको जो अफेक्टेड एरिया है उस पे हल्का सा लगा देना है ना। वो हल्का सा लगा देना। फिर जो कोरफड का जेल मार्केट में मिल जाता है उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, उसको भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो ये होता है ना क्या, पोटैटो, बटाटा, पोटैटो का रस निकालकर उसको भी अप्लाई करें, जो कि वातशमन, जहाँ पे ब्लैकिशनेस है, तो जो हम लोग ब्लेमिशेस के लिए जो भी यूज करते हैं ना सारे प्रकार की, वो सारा भी आप इसमें यूज कर सकती है। जैसे कि टोमेटो का रस है, फिर बटाटे का रस है, फिर पुदीना का भी यूज कर सकते हैं जो वात पित्त का शमन करेगा। और इसके साथ साथ आलमंड ऑयल आप लगवा सकते हैं। फिर नीम का पेस्ट मैंने बताया, जो पित्त का भी अगर उसमें ये होगा तो वो आप वहां पर भी लगा सकते हैं। नींबू का रस निकालिएगा, और नींबू का रस भी लगाना फायदेमंद होता है। नींबू का रस जैसे थोड़ा ये होता है ना, ड्राइनेस भी हो सकता है, तो नींबू के रस में हल्दी थोड़ी सी या लाइक मलाई, यानी दूध की जो साय होती है उसको मिलाकर लगाइएगा, ये काफी अच्छा है। ये इसमें इचिंग भी कम होती है और ये अच्छा रिजल्ट देने वाला भी माना गया है। तो इस प्रकार से आपको ये मतलब एक प्रकार की ये स्किन की ही प्रॉब्लम है, स्वेलिंग वगैरह है, बर्निंग सेंसेशन है। बर्निंग सेंसेशन के लिए आप ये चंदन का भी पेस्ट हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, धनिया का पानी पीने में दे, धनिया का पानी, धनिया को भिगोकर उसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा ये इफेक्ट रहेगा धनिया का पानी भी। इसके साथ जीरक और गुड़ इनका प्रयोग करें, जो कि बहुत ही ज्यादा पेशेंट को बर्निंग अगर दाह अगर है तो इसके लिए ये काफी अच्छे से काम करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। फिर कोल्ड एक्सपोजर को अवॉइड करें, वात प्रकोपक जो भी सारे जो हेतु है उसको हम लोग अप्लाई, उसको मतलब बिल्कुल हटा देंगे, उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंटीसेप्टिक के रूप में कई बार खुजला, कल पर्स वगैरह हो गया होगा तो त्रिफला गुलाब दे सकते हैं। वैसे तो गंधक रसायन और ये सारा कुछ दे रहे हैं, हरिद्रा खंड वगैरह, तो इसमें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, इसके साथ आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। तो मुझे लगता है चिल ब्लेन यानी वात कफ का प्रकोप ही है, बस इसमें हम लोग वात कफ के ऊपर काम करने वाले सारे द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। आपको आरोग्यवर्धिनी वटी भी दे सकते हैं अभिरेचन के लिए और स्रोत शुद्धि के लिए। गंधक रसायन का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और मल रसमलहर का भी बता दिया, गंधक मलहर का भी बता दिया है। ब्लड सर्कुलेशन हल्के से आपको इम्प्रूव करना है। कई बार ऐसे होता है कि ये जो चिलब्लेन है अपने आप से भी कम हो जाता है 2 वीक्स के अंदर अंदर, जैसे आपको धीरे धीरे ठंडी की आदत हो जाती है ना, वैसे भी ये कम हो जाता है। इसमें पेशेंट को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करवाइएगा, जिसके साथ उसका जो ठंडी का टॉलरेंस है, कोल्ड टॉलरेंस है, वो बढ़ जाएगा, यानी सात्विकता बढ़ेगी और मन की चंचलता भी कम हो जाएगी और मन शांत स्थिर रहेगा। यानी रजोगुण की प्रबलता से जो भी एक इरिटेशन होता है ना, कि ठंडी के दिन है तो पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाता है, वात प्रकृति के लोग होते तो उनको बिल्कुल ठंडी सहन नहीं होती है, तो ऐसे इसमें इनको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अगर हम लोग करवाते हैं तो इनके अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन आ जाएगा और ये ठंडी के लिए मतलब एक्सपोजर के लिए भी और ठंडी को सहन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सो इस प्रकार से ये सारा हम लोग लोकल एप्लीकेशन, हल्का सा मृदु अनुलोमन, इसके साथ तो ये सारी रेमेडीज का अगर हम उपयोग करते हैं तो आई थिंक कि बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को मिलता है। इसमें और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, और बस ये मुझे लगता है आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और खदीर है, दारू हरिद्रा है, नीम है, गुरुची है, हरिद्रा है, मंजिष्ठा, सारीवादी वटी भी दे सकते हैं। सारीवादी वटी रक्त शोधन का काम करेगी और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन तो बेस्ट काम करने वाले इसमें होते हैं। तो ये था मेरी तरफ से चिलब्लेंस को लेकर, वात कफ का शमन आपको इसमें करना है, जो कि वात कफ का प्रकोप के कारण ही ये हुआ है। जस्ट आई एम शेयरिंग द पीपीटी और मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। इस टाइप से दिस इज चिलब्लेन, शीतताजन्य विकार। ये बड़ी बीमारी नहीं है बट पेशेंट के लिए तकलीफदायी होती है। इवन दो हम लोगों में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि कहीं हम लोग बाहर घूम फिर कर आ गए तो जर्नी हो गई तो भी आने के बाद 2-4 दिन स्किन बहुत ही ज्यादा इरिटेशन वाली और खुजली और ड्राइनेस और रेडिश बन जाती है।
इस टाइप का। इज इट ओके? यस मैम। मैम ये जो फीट वाला पिक्चर है ना, हेलो। हाँ हाँ मैम एक्चुअली इसमें जैसे बात भी रहेगा, लाइक थोड़ा शाइनी है ना, स्निग्धता दिख रही है, तो थोड़ा कफ की वजह से भी लग रहा है। हाँ मैम, इसमें ना ये टिपिकल वाला है। इसमें देखिए तीनों दोषों के लक्षण आपको मिल रहे हैं। पित्त के कारण भी रेडिशनेस भी है, और दाह स्पोर्ट जनित भी कंडीशंस है। और जो आगे जो व्हाइटिश आ गया है ना, वो खुजला कर आया है पेशेंट में ना, खुजली करने से वो वात के कारण आया हुआ है। हाँ, और स्किन में भी थोड़ा शाइनी टेक्सचर है, तो वो आई थिंक कफ के लिए। हाँ शाइनी है, सूजन भी है स्किन में, सूजन भी दिख रही है आपको उसमें। हाँ मैम। तो मैम इसमें टिपिकली जैसे मैंने बताया ना, पेशेंट को हल्के हल्के से ही एक्सपोजर करवाना होगा। और बहुत ज्यादा भी एक्सपोजर कराते हैं, ठंडी से गर्मी में जाना, और तो वो भी रेड बन जाती है, स्किन रेड बन जाती है इसमें। तो मैम लाइक ये वात पित्त कफ इसमें तीनों का ही दिख रहा है, तो इसको तीनों कैसे? दोष होंगे इसमें। तो इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे मैम? इसमें ना जैसे मैंने बताया अभी, एक तो पहले सबसे पहले तो स्नेहन आप करेंगे, ठीक है। स्नेहन के लिए आपको मैंने कई सारे तेलों का ऑप्शन दिया है, नीम तेल से लेकर सारे तेल आप इसमें यूज कर सकती है। नीम तेल बेस्ट रहेगा इसमें स्नेहन के लिए। ओके मैम। ज्यादा से ज्यादा स्नेहन करवाइएगा। आलमंड, सरसों का तेल, मोहरी का तेल, सरसों का तेल, बादाम तेल, पेट्रोलियम जेली, कैलामाइन लोशन वगैरह से स्नेहन करते रहिएगा। फिर इंटरनली आप हरिद्राखंड, आरोग्यवर्धिनी और गंधक रसायन ये दीजिएगा, बेस्ट काम करेगा। ये तीनों इंटरनली हल्का सा मृदु विरेचन पेशेंट को दे, हफ्ते में एक आध बार भी दिया तो भी चलेगा, जिसमें आप जैसे मैंने कई सारे विरेचक योग को भी शेयर किया है, और आपको जैसे अभिप्ति का चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, जो कि इसके लिए भी काम करेगा ना, वात दोष के लिए भी और उष्णता के लिए भी ये मदद करेगा। इसमें अग्नि भी इंप्रूव हो जाएगी। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में स्नेहन, इंटरनल मेडिसिन ये देंगे और हल्का सा अनुलोमन करवा देंगे तो बस है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को अफोर्ड जैसे भी अफोर्डेबल हो उस प्रकार से वो घर में नारियल का तेल भी लगा देता है ना, तो भी चलता है। स्नेहन ही जरूरी है मैम, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्नेहन करें। ओके मैम। वात कफ का शमन करना है आप। त्रिकटु और आहार में मसालों का प्रयोग करवाओ। वो 2 वीक्स में मैम आराम मिल जाएगा आपको, ये दे देंगी ना आप, तुरंत तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करवाइएगा। त्रिफलाक्वाथ से धोना है, त्रिफलाक्वाथ का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया इसका भी आप लगा दीजिएगा, जात्यादिवृत वगैरह भी आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए नींबू का रस है, ओनियन का रस है, और कोरफड़ का जेल है, हल्दी डालकर उसमें अप्लाई करिएगा। नीम के पत्तों का है, उसको अप्लाई करिएगा। जो कि रेडिशनेस है, ब्लिस्टर्स है, कई बार ब्लड भी आता है, कई बार खुजलाने से वो भी इसमें कम हो जाएगा। मैम ये सारे जात्यातीत जो है वो मैम वो दोनों काम करेगा, स्नेहन का भी और जो उसमें चीज जो हुई कोई थोड़ा सा घाव टाइप का भी अगर हो रहा है इस तरह से है, वो दोनों काम करेगा ना जात्यातीत तो? यस यस बिल्कुल सर, इसमें शतदोष भी काम करता है। बट अच्छा। सर कोई भी कुछ भी लगा देंगे ना, एटलीस्ट इट विल टेक 2 वीक्स। मैम धीरे जनरली धीरे होगा जैसे ना, जैसे 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 ब्लड आजकल जैसे सर्कुलेशन। विंटर्स चल रहे हैं, तो जनरली जो एलोपैथिक में तो जैसे क्रीम वगैरह, वैसलीन वगैरह या फिर कुछ निविया क्रीम्स आती हैं, हाँ तो निविया ऐसे क्रीम्स। ड्राइनेस खत्म करने के लिए शद्दोदघृत बेस्ट रहता है। मतलब इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल पर्पस की बात कर रहा हूँ। या आपके हिसाब से ड्राइनेस खत्म करने के लिए जो विंटर क्रीम जैसे बोलते हैं ना, तो शद्दोदघृत बेस्ट रहेगा या कुछ और ज्यादा रहता है अच्छा नहीं सर, जनरली? शतदोष ब्रूज इज द अल्टीमेट वन, बेस्ट वन, बेस्ट वन। बहुत ही अच्छा है वो तो, शतदोष ब्रूज तो एकदम अच्छा रहेगा। और एक्चुअली सर क्या है ना, जैसे मैंने बताया ना, इसमें ना एकदम से आप ना टेम्परेचर में बदलाव मत करिएगा, एकदम ठंडा एकदम गर्म वो मत करिएगा, वो बहुत ही ज्यादा ये होगा। थोड़ा रब करते रहना चाहिए स्किन को, हल्का हल्का करके, गरम गरम ये करते करते, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो धीरे धीरे इसमें ये होगा। वो मेन है इसमें ना, ब्लड सर्कुलेशन ही है ना, अवरोध वात का वही है ना, अवरोध तो अवरोध के कारण ही तो हुआ है ये सारा। ये इट इज टाइप ऑफ, एक टाइप का ये मिलाज्मा ही है।
और महिलाओं में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेन, महिलाओं में ज्यादा होगा। और जो दुबले पतले हैं उनमें भी होगा ज्यादा, क्योंकि ये मेद धातु एक प्रकार से उष्णता के लिए यानी वो ये करता है ना, तो हीट बैलेंस करता है मेद धातु। तो जो लोग मेदस्वी है उनमें कम प्रमाण होगा, और जो दुबले पतले उनमें ज्यादा होगा। और जो बहुत ही ज्यादा एकदम से एक्सट्रीम टाइट फिटनेस वाले क्लोथ्स पहनते हैं उनमें भी ये चांसेस होते हैं चिलब्लेंस के। जिनका ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी पुअर है इनमें कंडीशन में ज्यादा होगा। जिनमें कुछ लाइक रेनॉल्ड्स डिसीज, एटोमिन डिसीज होते हैं ना, ल्यूपस इरेथ्रोमेटस वगैरह, उनमें भी ज्यादा होगा। देखिए जिसमें कोल्ड और ड्रायर एरिया ऐसा नहीं है, बट जहां पर ना एक प्रकार का ये होता है लाइक बहुत ही ज्यादा कोल्ड भी होगा और ह्यूमिडिटी भी होती है कोल्ड के साथ, ऐसे इलाके में ये ज्यादा से ज्यादा दिखता है। मैम इचिंग कफ की वजह से होती है, किस वजह से हो रही है? यस, इचिंग कफ की वजह से ही होगी, इचिंग कफ की वजह से। वैसे भी ड्राई रुक्षता के साथ भी इचिंग होती है ना, ड्राइनेस वाली इचिंग होगी तो वो अलग होगी, बट यहाँ पे तो तीनों दोष दुष्ट हुए हैं, तो यहाँ पे कफ के कारण भी होगी। न्यूट्रिशनल वे से भी सोचिएगा जरा, न्यूट्रिशनल भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है, क्योंकि वात का प्रकोप है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल ये कम पड़ रहा है। अश्वगंधा दे सकते हैं आप इसमें, एक ओवरऑल वात का ये कराने के लिए, वात शमन के लिए यानी पोषण के लिए। त्रिफला कषाय से जख्मों को धोइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हरिद्राखंड, मरीचादी तेल का भी अच्छा है सर, मैंने कुछ पेशेंट्स में दिया था मरीचादी तेल। और पानी पीने में गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सपोजर करे, ठंडी के और गर्मी के साथ एकदम से कोई भी ये ना करे, एक्सपोजर एकदम से ना करे किसी का भी, एकदम ठंडी से जाए हल्के हल्के। फिर घर में भी थोड़ा आदत लगा दे, एकदम दिन भर 24 घंटे स्वेटर और गर्म कपड़े पहन के बैठेंगे तो भी ये हो जाएगा, समस्या हो जाएगी ना। मंजिष्ठादि कषाय अच्छा रहेगा। खदीर अच्छा काम करेगा। और आप थोड़े दोशग्न लेप वगैरह यानी मुख लेप वगैरह जैसे लगाते हैं ना हम लोग, दोशग्न विषग्न, वो भी अच्छा रहेगा इसमें। एक और मैं बता देती हूँ, अरगवत, मंजिष्ठा, आम्लकी, बिबितक, इनका लेप लगाइएगा। अरगवत, मंजिष्ठा। सपना जी। यस मैम। मैम अरगवत का कौन सा पार्ट यूज करेंगे? अरगवत त्वचा का। त्वचा का, ओके। हाँ, और फिर विरेचन के लिए यूज होता है, वो भी त्वचा ही यूज होता है? हो यस यस यस, मंजिष्ठा। वो तो पल्प यूज होता है ना विरेचन में, मैम पल्प उसका। मैं फल मज्जा यूज होती है। हाँ, फल, फल मज्जा। विरेचन में फल होगा, विरेचन में फल होगा। ओके मैम। तो मैम वो कैसा मीन्स मिलता है फल मज्जा? पाउडर मिलता है ना आपको, अरगवत का चूर्ण मिल जाएगा। फिर इसमें मंजिष्ठा डालिएगा, इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालिएगा और त्रिफला डालिएगा, और इसका आप ये करिएगा, पेस्ट लगा दीजिएगा। और ये मरीचादी तेल का भी है मैम, अच्छा रिजल्ट है ना, मरीचादी का मैंने बताया है, वो भी अच्छा काम करेगा, मरीचादी तेल का ले। मैम मरीचादी तेल है, ये जनरली किस पर्पस के लिए रहता है? ये सर एक्चुअली मरीचादी थोड़ा उष्ण टाइप वाला है, जी, इसको अभ्यंग मिर्च के है। लिए ही कफ प्रकृति में यूज किया जाता है। मरीचादी तेल गर्म है बहुत ही ज्यादा, थोड़ा उष्ण गुण वाला होगा मरीचादी तेल। तो मैडम अगर उसमें रेडनेस अगर है, उसमें रेडनेस पित्त की चीज मिल रही है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें फिर मरीचादी, अगर उसमें तो क्या रेडनेस। करेंगे सर हम लोग ना इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्नेहन करेंगे, और फिर हल्का सा एक आध बार दिन में ये यूज करेंगे ऐसे, और कम मात्रा में यूज करेंगे। अभी आपको वो पेशेंट की कंप्लेंट देखकर, पेशेंट का ये देखकर करवाना होगा। बहुत ही ज्यादा रेडिश है तो कम यूज करेंगे, और रेडिशनेस ज्यादा नहीं है और ड्राइनेस ज्यादा होगी तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। मैम रेडिशनेस अगर ज्यादा है, मतलब पित्त के अनुबंध ज्यादा है, तो गंधक मलहर या आपने गंधक द्रुति बताई है, वो ज्यादा बेटर काम करेगा उसमें, या गंधक से भी प्रॉब्लम होता है पित्त के लिए? नहीं सर, नहीं होगा एक्चुअली, ये दे सकते हैं, लगा सकते हैं, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंधक से प्रॉब्लम नहीं होगा पित्त में? नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें आप थोड़ा घृत डालकर भी लगवा सकते हैं। और वैसे भी मॉइस्चर जितना करेंगे उतना वो सुटेबल होगा, नहीं तो जितनी ड्राई या रेडिश स्किन होगी ना, उतना कोई भी तेल लगा देंगे तो वो बोलते हैं ना पेन होता है स्किन में,
तो आप जितना मॉइस्चर बढ़ा देंगे उतना उसका इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा आता रहेगा। हाँ बोलिए रंजीत जी, बोलिए मैम। मैम अगर पेशेंट को ईचिंग और स्वेलिंग ज्यादा होगी साथ में और रेडनेस भी होगी तो फिर उसमें हम मतलब क्या करेंगे? उसमें मैम स्नेहन तो आप जिससे भी चाहे, जैसे मैंने सारे ऑप्शन बता दिए ना, वो करिएगा और उसमें अनुलोमन करवा दीजिएगा। अनुलोमन से पित्त दोष का शमन हो जाएगा और वात और पित्त दोनों के लिए अनुलोमन लाभदायी होगा, तो रेडिशनेस कम हो जाएगी। और इसमें आपको महामंजिष्ठादि कषाय देना है, आरोग्यवर्धिनी देनी है, आपको 7 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। यस मैम। हाँ तो वो आप जरूर करिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो मैम आपने स्किन, जो प्याज का बताया था, प्याज हाँ का जो रस है, ये प्याज के रस में क्या प्रॉपर्टीज रहती है मैम इसमें जो? सर वो शीत गुण वाला होगा एक प्रकार से, और प्याज का रस ना लाइक क्या बोलेंगे हम लोग, थोड़ा हीलिंग या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए भी काम करेगा। एक ये घरेलू जो नुस्खे रेड के ओनियन रूप आता है में। मैम, जो जनरली हम लोग का रेड ओनियन आता है वही यूज है ना, या फिर कोई और यस दूसरा यस, व्हाइट वाला? नहीं सर, रेड वाला ही, अपना सिंपल वाला ओनियन ही जो हम लोग घर में Yeah. खाने में यूज करते हैं ना, उसी टाइप वाला ये ओनियन होगा, वो भी अच्छा रहेगा ये। और मैम जो ब्लेमिशेस आपने बताई है, जो ब्लैकिश जो आती है, वो उसमें आपने पोटैटो का रस, मतलब आलू का? हाँ आलू का रस, यस आलू। पोटैटो का रस, आलू का टमाटर का भी करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, इसमें नींबू का रस लगवा सकते हैं, क्योंकि नीम क्या करेगा ना, सर्कुलेशन ये करेगा और थोड़ी एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी, और मतलब ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करेगा। और ये हम लोग नीम का रस तो वैसे भी नीम अगर खाने में देंगे तो भी अच्छा रहता है, और लोकल एप्लीकेशन करेंगे तो प्यूरिफाइंग भी हो जाएगा, जैसे ईचिंग में ज्यादा रिलीफ मिलेगा। नीम के पत्तों का पेस्ट आप लगवा देते हैं ना तो। और मंजिष्ठा तो आप सभी जानते हैं कि ये एक प्रकार की वही है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करने वाला है। गंधक रसायन प्यूरिफाई करेगा, आरोग्यवर्धिनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट करेगा, और वहीं से भी आरोग्यवर्धिनी क्रोमिक में भी काम करता है ना, तो यहाँ पर भी अगर कुछ कफजनित क्रोमिक नापते उसमें भी लाभ मिलेगा। महामंजिष्ठा आदि में तो काफी सारे द्रव्य है, लाइक मंजिष्ठा, नीम, हरिद्रा वगैरह, तो ये खास करके मेनली तो स्किन डिसीज में है, तो चीलब्लेन ये भी एक स्किन डिसीज है जिसमें खुजली वगैरह है, एसोसिएटेड सिम्टम्स है, तो बिल्कुल इसके लिए भी लाभदायी होगा ये। मैम महामंजिष्ठादि कषाय वो मैम कितना यूज करना होगा और कैसे रहेगा? 15 to 20 ml की मात्रा में दीजिएगा सर, 2 टाइम पानी के साथ मिलाकर, 15 to 20 ml। ये मैम खाने के बाद देना होता है खाली पेट? नहीं नहीं, खाने के बाद ही देना है। थैंक यू मैम। यस बताइए, और कुछ है सपना जी? आर यू सेटिस्फाइड? आपको समझ आया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना होगा? यस मैम। ऑयल मसाज इंपॉर्टेंट है मैम वात दोष के शमन के लिए, और एकदम से ठंडी का एक्सपोजर कम करवाइएगा, बहुत ही ज्यादा टाइट का दोनों भी अति नहीं करना है, यानी गर्म कपड़े भी बहुत ज्यादा समय तक ना उड़ कर बैठे और एकदम भी एक्सपोजर ना करें। ओके मैम। मैम टॉपिक होने के बाद हाँ बोलिए ना, बोलिए, कुछ केस है दूसरा तो वो भी बताइए। मैम वो मैंने आपको पूछा था ना कि एक 32 इयर्स की 32 इयर्स की फीमेल थी जिसको शीत पित्त जैसा इशू था स्किन में, एलर्जी का। तो मैम हम्म उसको मृदु कोष्ठी है वो पेशेंट। तो हम्म उसका स्नेहपान मैंने 3 दिन कराया पंचतीर्थ घृत से। हम्म कल 80 ml लेने के बाद उसको मोशंस में भी वो घी जाने लगा। क्या आने लगा? मोशंस में भी घी घी जैसा होने लगा उसको, पेशेंट को। हाँ हाँ, तो मैम आज मैंने उसका विश्राम काल रखा था, तो फिर कल उसको अभी विरेचन देना है, तो क्या दे दूं, किससे दे दूं मीन्स विरेचन? नहीं अभी एक बार बताइए, आपने ऑलरेडी विरेचन किया है? नहीं, उसने घृतपान किया है 3 दिन। अच्छा ठीक है, आज उसका विश्रांति दिन था। हाँ मैम, वो उसको अब मसाज के लिए तो कोई मिला नहीं है, अभ्यंग स्वेदन तो नहीं हो पाया उसका आज। उसका कोष्ठ क्या है मैम, कोष्ठ क्या है, किस मृदु टाइप का है? कोष्ठी है। मृदु कोष्ठी ही है, तो मृदु कोष्ठी में आज मैंने कुछ आपको वो बताया तो वो वाला यूज करेंगे।
आपके पास आम्ल की स्वरस है, आम्ल की स्वरस तो अभी सीजन है तो आम्ल की स्वरस और घृत देंगे उसको 80 ml तक, 50 से 80 ml की मात्रा में। या फिर आपके पास अविपत्तिकर चूर्ण होगा तो अविपत्तिकर चूर्ण दीजिएगा। हाँ मैम, अविपत्तिकर चूर्ण कितना दे दूं? अविपत्तिकर चूर्ण दे दीजिएगा उसको 1.5 टीस्पून दीजिएगा गर्म पानी के साथ। अच्छा, और मॉर्निंग से कुछ भी खाने को नहीं बोलना है ना? नहीं नहीं। ओके, तो लाइक 10 o'clock 11 से हम पित्त काल शुरू हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो मॉर्निंग में ही उसको ना बुलाकर सवेरे सवेरे भी दे दिया तो चलता है। वैसे 2 टाइप से विरेचन दिया जाता है, कभी सवेरे दिया जाता है, कभी वैसे 2 आप जैसे भी चाहे दे सकते हैं। सवेरे भी पेशेंट को बुलाकर दे सकती है विरेचन, या फिर रात में भी दे सकते हैं। मॉनिटर करना होगा तो सवेरे बुलवा कर दीजिएगा, पहले दिन हल्का सा अभ्यंग वगैरह करवाकर। ओके, ठीक है मैम। सवेरे सवेरे 6-7 बजे भी ले लिया तो भी ठीक रहता है। ओके मैम, ओके, तो 1.5 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में यस, अविपत्तिकर दे देती हूँ। दे दीजिएगा। ओके मैम, ठीक है। और बाकी उसमें अभी क्या चल रहा है? मैम ये सवेरे जो आपने देने को बोला है खाली पेट बोला है ना? खाली पेट देना है। और यस मैम अगर शाम को अगर दे रहे हैं तो कैसे देंगे? सर, हल्का खाने के बाद देना होगा तो वो अनुलोमन टाइप का हो जाएगा। अगर अभी इसमें कैसे क्लासिकली लिया है ना उन्होंने, क्लासिकली लिए, क्लासिकल क्लासिकली तो लिए। मैम सवेरे अगर देंगे तो शाम को देते हैं अनुलोमन के लिए तो दूध के बाद होगा रात के, या उसके दूध देना होता है? सर दूध का तो आधे घंटे का फर्क रखिएगा, जैसे भी चाहे आप। मेरे हिसाब से तो जैसे उस दिन अगर हम लोग दे रहे विरेचन तो दूध ना दिए तो भी अच्छा रहेगा, ओके है ना? तो हमें विरेचन का इफेक्ट सही मिलेगा। ओके। वैसे दूध हेल्प भी करेगा अनुलोमन के लिए, ऐसा कुछ ये नहीं है। बट अगर मृदु कोष्ठी होगा तो फिर दूध भी और ये भी ऐसे थोड़ा उसमें ये हो सकता है ना, इसलिए। हम्म। और मैम जैसा कि वो पेशेंट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की भी है, तो लाइक एक लेक्चर में मैंने अंजना मैम का सुना था कि अरगवत जो रहता है उससे विरेचन देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। तो मैम वो फल मज्जा जो देंगे तो वो कैसे, मतलब प्रिपेयर्ड मिलता है या मीन्स उसका आइडिया नहीं है मुझे अरगवत का कैसे क्या यूज करते हैं। रचना बोलिए, रचना। फल मज्जा ही उसका यूज होता है। रचना जी बताइए आप कैसे करेंगे? मैम इसमें फली मिलती है आरगवत की, मैम पंसारी की वजह से। तो उसे आप फली अब तोड़ेंगे, उसका पल्प होगा। फली मतलब फल एक तरह से, तो उसका आप अंदर से पल्प निकाल लीजिए। उसको शायद कई लोग दूध में डाल के, अगर बच्चे वगैरह छोटे हैं तो दूध में डाल के भी ले लेते हैं, और अगर नहीं है तो फिर गर्म पानी के साथ आपको लेना पड़ेगा। हालांकि डोसेज मैडम मत आपको देखना, मैडम बता, शिल्पा मैडम से पूछ लीजिए आप। सर रात उसको में। ना पानी में भिगो के रखना पड़ता है, तब वो फूल जाती है उसमें अच्छा, तो मसाज पहले मतलब। फली को पानी भिगो के रखेंगे आप? अगर ड्राई आप ले रहे हैं पंसारी के यहाँ से तब तो ड्राई मिलेगी ना, तो उसको ओके आपको थोड़ा भिगो के उसको हाथ से जैसे मैश कर लेते हैं, जैसे हम लोग गिलोय का वो निकालते हैं ना मैश करके, उसी ओके तरह से मैश करके निकाल लेते हैं इसको, तो उसमें आ जाता है। और या फिर आप डायरेक्ट, अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ है तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, फ्रेश भी। ओके। तो वो अडल्ट में कितना लेना रहेगा, एक जनरल डोज? 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेना है उसको ना। ओके मैम। पल्प अगर आप फल मज्जा लेती है तो। और मैम ड्राई फली मिली तो मीन्स उसको डिप करके रखेंगे और हाथ हाँ, से पूरा मैश करके स्मैश मार के अंदर का जो मगज होता है ना, पल्प होता है ना, उसको निकाल लेंगे हम लोग। ओके, और तो मैम पहले उसे गर्म पानी आधे में घंटे या दूध में आधे जैसे घंटे भी। डिप कर लिया, फिर उसे मैश करेंगे ना, निकालने मतलब जो फूल जाता है मैश करेंगे ना। यस। और हाँ, उसको आप जैसे भी गर्म पानी के साथ दूध के साथ ना मिलाकर आप उस पल्प को 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ले सकती है, यानी 5 से 10 ग्राम एवरेज मात्रा उसका होता है। ओके मैम, ओके। आई थिंक इसका ये भी मिलता होगा ना। हाँ रचना जी, आपने लिया है, मार्केट से लिया है ये पल्प? नहीं मैम, मैं इधर तो मतलब पेड़ है तो मैंने जब यूज करा तो फली ले ली थी, डायरेक्ट फली यूज कर ली थी। अच्छा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो इजीली निकल आता है। हाँ, और खाने के लिए भी फिर ठीक रहता होगा। हाँ हाँ वही, और वो पंसारी के यहाँ से मिलता है तो लोग ड्राई फली देते हैं। हम्म।
रचना रचना मैम आप उसको अपने यहाँ किससे कुछ देती और है? दूध कहते के हैं साथ क्या? देती हैं, गर्म पानी के साथ देती हैं जनरली? सर मैं तो पानी से ही देती हूँ, दूध से मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बच्चों को एक्चुअली मैंने कभी दिया भी नहीं, तो मैंने आप तो अडल्ट में देती है तो रात में देती होंगे ना इसे? जैसे नहीं, रात में नहीं, जैसे जैसे इनका मैम का है, जैसे पूरा स्नेहन कंप्लीट करके तो मैं जो विश्राम वाला दिन छोड़ के उसके बाद मैं देती हूँ, तो मॉर्निंग में ही देती हूँ, क्योंकि अच्छा, तो आप रात में फिर क्लासिकल, हाँ क्लासिकल में। वैसे करके फिर देते हैं। और अगर आपको क्लासिकल नहीं कराना तब तो फिर बहुत सारे योग है ना जो मैम बताती हैं, जैसे हाँ त्रिगत वो तो है, क्लासिकल नहीं करवाना तो ऑप्शन तो बहुत है। हाँ। लाइक आप अनुलोमन के हिसाब से देना चाहते हैं तो आप बहुत सारे हैं, गंधर्व से लेकर कई सारे हैं, बट जब हम लोग क्लासिकल विरेचन की बात करते हैं तो सवेरे देना ज्यादा उचित रहता है। यस मैम, मॉर्निंग में मैं वो पित्त काल में ही देती हूँ मैम, 10 बजे के आसपास। पित्त काल में थोड़ा क्या होता है ना, मॉर्निंग में देने के साथ पेशेंट अगर काम काज उनका छोड़कर छुट्टी लेकर घर में बैठना पड़ता है ना, तो वो हिसाब से देखना पड़ेगा। मैम रचना अगर मैम हम फ्रेश उसको लेंगे तो तब तो मतलब डिप नहीं करेंगे ना वाटर में? बट मैम पानी में डिप करेंगे ना तो वो जल्दी निकल जाता है फल, उसका अंदर का जो हिस्सा होता है ना, तो इसीलिए Yes. पानी में डिप करके वो लेना है, निकालना है उनको। ओके मैम। रचना मैम से पूछना था जरा। पूछिए ना। हाँ रचना मैम, हाँ मैम बोलिए। उसको कुछ और भी कहते हैं क्या या अपने लोकल लैंग्वेज में? अमलतास, अमलतास। 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 ओके, यहाँ मैम जस्ट मिलेगा, हम लोग के एरिया में इधर हैं बहुत उसके पेड़। तो जस्ट उसकी फली तोड़नी है, 1 स्पून निकालना है और गुनगुने पानी के साथ में दे देना है। हाँ मैम, जैसे शिल्पा मैम ने बताया ना, उसको थोड़ी देर डिप करके ही निकालिएगा तो इजीली निकल जाता है वो, और फिर ओके उसको दे ओके, दीजिएगा। ठीक है। मैम पल्प में कोई बीज वगैरह भी होते हैं क्या जो हटाने होंगे? सर बीज तो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब वो पूरा मतलब ऐसा होता है जैसे आपने वो देखा ना, सहजन की फली देखी है? नहीं, मैंने ऊपर से तो देखा है, मैं अंदर का नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, हाँ ऊपर से तो मैंने अंदर देखी से है बता ड्राई। रही हूँ, हाँ ऊपर से तो देखा, अंदर बिल्कुल सहजन के जैसा होता है, मतलब ओके पूरा उसमें एकदम एम्बेडेड होते हैं सीड्स, एक थोड़े बहुत बीच में ओके फली तो होती है, तो उसमें वो निकल जाते हैं, जब आप मैश करते हैं तो अलग हो जाते हैं खुद से। ओके। तो सीड्स हमें निकाल देनी है ना उसे देने के लिए, जब देते हैं तो सीड्स निकालने के लिए पल्प ही पल्प ही देना, सीड्स हटा देनी है? जी जी हाँ, केवल मज्जा देनी है बस। ओके ओके। एक्चुअली मार्केट में जो ये होता है ना, उसमें बीज का भी चूर्ण मिलता है ना, मार्केट में जो पाउडर मिलता है ना, वो बीज वाला चूर्ण होता है, अरगवत का मिलेगा तो इसका आप काढ़ा बनवा कर, बट जैसे अगर आपको इस पर्पस के साथ देना होगा तो विरेचन के लिए तो फ्रेश वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। अमलतास इसका आपने बताया ना वो नाम, तो ऑप्शन वाला वो तो ठीक है। और कुछ मैम बताइए। एनीथिंग एल्स रचना जी? मैम फिर मैम हाँ मैम आप बोलिए पहले, मेरा तो मैम विरेचन हो जाएगा तो फिर अभी क्या क्या वो स्किन के लिए स्टार्ट कर दूं उसको? अच्छा, आपके पास तो अभी क्या मैम एज क्या है बताइए पेशेंट की? कौन मैम से पेशेंट के बारे में आप ये इनफर्टिलिटी वाला बोल रहे हैं या चिलब्लेन वाला? नहीं, चिलब्लेन नहीं, वो स्किन का एलर्जी था, मैंने आपको बताया था कि हीट हाँ में हाँ। जाता रेड रेड हो जाता है। एंड हम्म वो सेकंड बेबी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। हम्म। तो मैम अभी कल फिर विरेचन दे देंगे, तो अभी कुछ शमन औषधि चल नहीं रहा है साथ में। अच्छा, सिर्फ एक हमने से अभी देखिए उसमें क्या क्या किया आपने, दीपन पाचन किया है, हाँ, दीपन पाचन दीपन किया है। पाचन किया, स्नेहपान किया, अभी विरेचन हो जाएगा। हाँ, कल विरेचन के लिए दे देंगे उसको। एज क्या है पेशेंट की? 32 ईयर्स। 32 ईयर्स। मैम एक 7 दिन का आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभावती दे दे। वेट क्या है पेशेंट का? वेट मैम आई थिंक 62 है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का हेतु, मतलब पहला बच्चा कितने साल का है, कितने साल बाद का गैप है? 5-6 ईयर्स का है, फर्स्ट बेबी है उसकी। पेशेंट कभी कंसीव ही नहीं हुआ सेकेंड टाइम? कंसीव हुआ था मैम बीच में एक बार, बट फिर आईयूडी हो गया था 4 मंथ्स पे। अच्छा, क्या मिला आपको, हेतु टॉर्च वगैरह करवाया आपने? नहीं मैम, अभी तो वो अपनी प्राइमरी स्किन की कंप्लेन लेके आई है कि वो अच्छा उससे बहुत परेशान है, कुछ अप्लाई नहीं कर पाती है फेस अच्छा, पे, ठीक मतलब है। कुछ भी कॉस्मेटिक्स वगैरह। तो एक इंटरनली आप महामंजिष्ठादि कषाय और गंधक रसायन का भी चलवा दीजिएगा फिर, है ना?
वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में सोचेंगे। अभी तो महामंजिष्टादि और गंधक रसायन दे दीजिए मैम, और इसके साथ विरेचन। आरोग्यवर्धिनी भी 7 डेज के लिए। हाँ, आरोग्यवर्धिनी भी चलेगा। आरोग्य मैम हाँ, मैम ये शीत पित्त जैसा है क्या? हाँ मतलब कुछ फोटो है जैसे तो कि शेयर करिएगा ना सपना जी, फोटो वगैरह होगा तो शेयर करिए। हाँ मैम, मैं चेक करती हूँ, फोटोज रहेंगे तो मैं भेजती हूँ। जैसे अभी तो ठंडा मौसम हो गया है, अदरवाइज जैसे वो धूप में जाती है तो छोटे छोटे रेड दाने जैसे हो जाते हैं हाथों पे, फेस पे, जो भी एक्सपोज्ड एरिया रहता है उसमें। तो मैम उनको ना गैरिक भी दीजिएगा। अच्छा, गैरी कैसे देना है मैम? मैम वो आता है शुद्ध गैरिक आता है। गैरिक और मुक्ता के साथ देंगे और प्रवाह तो प्रवाह के उसको साथ वही कैसे देना है? मैम मैं जैसे देती हूँ तो जो भी कोई भी, जैसे कि इनका शीत पित्त है ना, तो पित्त शामक कोई भी चीज ले लेंगे। हाँ, जैसे प्रवाल पंचामृत भी ले सकते हैं या प्रवाह या मुक्ता, एलोपैथिक मुक्ता दीजिएगा। मोतिक, प्रवाह और गैरिक तीनों का कॉम्बिनेशन करके दीजिएगा मिश्रण के रूप में ना, वो अच्छा रहेगा। फिर सपना जी, प्रवाह, प्रवाह, मौक्तिक भस्म और ये गैरिक भस्म तीनों को लीजिएगा। और तीनों को लाइक 150 मिलीग्राम तक तीनों का होगा, मिलाकर उसको ना घृत के साथ दीजिएगा। तो मुझे लगता है ओरल पित्त शमन भी होगा और ठंडा उसको लगेगा, स्किन में जो दाह वगैरह बर्निंग सेंसेशन है वो भी कम हो जाएंगे। ओके मैम। मैम इन तीनों की मिला के एक डोज कितनी होनी चाहिए एक बार की? एक बार की सर एवरेजली ना 125 से 250 मिलीग्राम तक तीनों को मिलाकर, बट इसलिए मैंने इनको 150 मिलीग्राम बताया है शुरुआत में। ओके मैम तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है? हाँ, तीनों इक्वल क्वांटिटी में। और मैम अगर लेते ना बने तो उसमें आप थोड़ा सा चाहें तो वो डाल सकती है 1 ग्राम तक, एक सिंगल डोज में अभिपत्ति कर मिक्स करवा दीजिए, तो लेने में इजी हो जाता है पेशेंट को थोड़ा। ओके ओके। और भी यहाँ पे विरेचन भी कुसुम, करता है। डॉक्टर कुसुम पांडे ने डाला है कामदुधा मौक्तिक। यस मैम, आइए सेशन में डॉक्टर कुसुम जी, बहुत दिन हो गए आए नहीं। ठीक है मैम, तो ये स्टार्ट करिए, एक ही बार देना है? बीडी दीजिए। बीड़ी, बीड़ी दीजिए, बीड़ी दीजिए। बीडी 125 mg। 150 150 150 दीजिएगा। 150 ईच मैम ने बोला। नहीं, 150 सब मिलाकर दीजिएगा, 150 सभी मिलाकर। सब मिलाकर। किसके मैम इसमें साथ लेना? अभिपत्तिकर कितना मिलाना है? वही 5 to 10 ग्राम जो आपने बताया है। सर मैं तो मतलब मैं कम मिलाती हूँ, क्योंकि 150 या ऐसी कम मात्रा पेशेंट ले नहीं पाता प्रॉपर, मतलब अगर वो खुद से डोज बनाता है तो मैं थोड़ा सा तो इसमें मतलब वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो जाता है और फायदा भी होता है, पित्त विरेचन भी करता है, तो मैं मिलवा देती हूँ 1 to 2 ग्राम पर डोज में मिला देती हूँ। उसमें आप जैसे मैम ने बोला वो भी अभिपत्तिकर भी मिलवा सकती है और कामदुदा भी मिलवा सकती है। तो मैम यस, गंधक अनुपान क्या रसायन तो रहेगा है ही। इसमें? घी के ये साथ मैम देंगे गंधक या रसायन के पानी? साथ चलेगा ये? और कितने दिन तक चलेगा? 15 डेज तो दीजिएगा सर, 3 हफ्ते 15 डेज दे सकते। अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए तो कंटिन्यू करेंगे 3 हफ्ते तक, कम से कम 3 वीक्स। मैम ये गंधक रसायन और महामंजिष्ठादि कथाएं और आरोग्यवर्धिनी साथ चला सकते हैं या हाँ हाँ, ये ये 3-4 कॉम्बिनेशन, ये सारे फेवरेट कॉम्बिनेशन ही है सर। ये सारे अनुभूत मतलब बहुत ही प्रचलित ऐसे ये है। आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, हरिद्राखंड, महामंजिष्ठादि कषाय, या फिर खदिरारिष्ट और लाइक खदीर का चूर्ण, ऐसे सब कुछ मिला मिलाकर, या फिर इसमें हम कभी बार सारीवादी वटी भी दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर ये कॉम्बिनेशन ही होता है स्किन के लिए। एक फोटो शेयर करिए, थोड़ा और आइडिया आ जाएगा, क्योंकि स्किन का ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अलग अलग टाइप के ब्लिस्टर्स होते हैं क्या, इसमें मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशंस भी करवाइएगा पूरा ना। मैम स्वर्ण गैरिक कब यूज करते हैं ये? स्वर्ण गैरिक का मैम स्वर्ण गैरिक भी होता है ना शायद, कि वो स्वर्ण गैरिक भी यूज किया जाता है ना शायद घाव वगैरह में? वो भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ना वो? हाँ सर, कुछ तो इससे कॉस्टली होता ही है। वैसे प्लेन शुद्ध गैरिक, शोधित गैरिक जो होता है जिसको गोदुग्ध से करते हैं ना शोधित, वो भी दे सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, आपने डाला क्या सपना जी? फोटोज डाले क्या सपना? हाँ बोलिए बोलिए, रचना बोलिए। मैम वो मैंने आपसे एक केस शेयर किया था 2 महीने पहले, उसमें मेरा ही मतलब मेरा भतीजा है, उसको थैलेसीमिया मेजर है वो, तो उसको उसको स्प्लेनोमेगाली है, मतलब ह्यूज स्प्लेनोमेगाली थी। तो वहां पे पीजीआई लखनऊ में उसको डॉक्टर ने स्प्लेनेक्टमी के लिए बोला था।
तो एज अभी बहुत कम है, मतलब 20 साल का अब है वो, और एनमिक रहता है वो हमेशा ही, 8 के ऊपर नहीं जाता उसका एनमिक, तो वो रहता ही है। तो मैम मैंने आपकी बात करी थी, तो फर्स्ट मंथ मैंने उसका चलाया था ये आरोग्य वर्धिनी, रोहितिका रिक्त, पुनर्नवा मंडूर, और साथ में रक्त पाचक और त्रिव्रत लेयम चलाया था इतना। फिर सेकेंड मंथ में मैंने ये स्टॉप करके उसका करा था, दाड़िम घृत स्टार्ट करा था, और रोहित का रिश्ता भी उसका चल रहा है, फिर कुमार यासव भी ऐड करा था, और चूर्ण में यही मतलब अभी पत्तीकर वगैरह भी दिया उसको साथ में, पुनर्नवा मंडूर भी अभी चल रहा है। तो मैम 2 महीने हो गए हैं, तो अभी मतलब आगे इसको कैसे करना है, और मतलब कब अभी मैं क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? मैंने अभी रिपोर्ट तो नहीं कराई, उसकी कंडीशन वैसे तो ठीक है वो। पहले उसको पेन वेन रहता था, पेन नहीं रहता है, भूख भी लगती है, और हाँ वो सब तो प्रॉपर है, मतलब अग्नि वगैरह सब है, रक्त पाचक और आरोग्य वर्धिनी पहले चल ही चुका है उसका। हाँ, रोहित का रिश्ता तो 3 महीने तक चला देंगे हम लोग ना, इसमें वो तो जरूरी ही है। धात्री का भी चलने दीजिएगा। धात्री अवले है क्या है मैम? एक कुष्मांड अवले ऐड करिएगा अभी थोड़ा सा ना, मैम अभी रसायन तो के रूप में। हाँ, धात्री अवले तो यहाँ नहीं मिला था, धात्री रसायन मिला था। ठीक है, एक थोड़े समय के लिए ना, मुझे इसमें क्या लग रहा है ना, एक कुकरमिन का कैप्सूल भी ऐड करवा देते हैं हम लोग 3 वीक्स के लिए। कुकरमिन का ना हरिद्रा काफी अच्छा काम करेगा। हाँ, कुकरमिन का कैप्सूल ऐड करवा दीजिएगा मुझे। बाकी तो इतने सारे तो चलने रहने दीजिएगा मुझे लगता है, और थोड़े समय के लिए ना। और दाड़िम व्रत अभी हो गया, 20 दिन हो गया करीब दाड़िम व्रत दाड़िम को रिप्लेस कर मुझे लगता है कुष्मांड अवले ऐड करेंगे। एक और इसमें ना कुछ स्वर्ण कल्प भी ऐड करवा देंगे रचना, स्वर्ण मालती या ऐसे। हाँ मैम, स्वर्ण वसंत मालती वैसे अच्छा रहता है ना लीवर के लिए, मतलब स्किन और लीवर के लिए। हाँ हाँ, वही तो स्वर्ण मालती वसंत ऐड कर दीजिएगा, फिर स्वर्ण मालती और एक कुकरमिन का कैप्सूल बस हो जाएगा। और दाड़िम को रिप्लेस करके अभी ठंडी के दिनों के लिए कुष्मांड ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैम धात्री रसायन चलने में अभी। हाँ, धात्री रहने दीजिएगा, धात्री रहने दीजिएगा, और दूसरा रोहित का रिश्ता कंटिन्यू करिएगा। ठीक है मैम। तो मैम इसके बाद 1 महीना और हो जाए, फिर मैं सोच रही हूँ फिर यूएसजी वगैरह करवा के देखते हैं। हाँ, एक बार रिपोर्ट्स में देखेंगे और फिर आगे का प्लान। एज क्या बताया? 15 क्या मैम? 20। अच्छा, पढ़ता है फिर वो स्कूल में वगैरह जाता है? हाँ मैम, वो बैचलर विजुअल आर्ट्स का स्टूडेंट है। बाकी तो मतलब नॉर्मल है सब कुछ उसका? हाँ मैम, बस वो थैलेसेमिक है, तो उसके लिए एनीमिक तो रहता ही है, हमेशा ही एनीमिक रहता है वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता होगा ना बीच बीच में। यस मैम। ओके, बट आई थिंक कि आप देते रहिएगा ना, ये थोड़ा सा देखते हैं, मुझे हम लोगों को भी सीखने मिलेगा इस केस से। अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो बहुत ही अच्छा होगा। मैम क्योंकि उन्होंने तो पीजीआई में तो बोल दिया स्प्लेनेक्टमी, तो उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा है, अभी उसका 1 महीने पहले वो भी हुआ है, कोलिसिसेक्टमी भी हुई है उसको, गॉलब्लैडर स्टोन हो गया। हीमोग्लोबिन में भी कुछ परिवर्तन है क्या, वो भी देखिएगा एक बार है ना, एच बी करवा कर। पहले से हमने अभी ट्रीटमेंट शुरू किया था तो जैसे हाँ है मैम, ना। उसका सीरम फेरेटिन भी लो आया था, तो मैंने पुनर्नवा मंडूर 1 महीना दिया उसको। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद फिर बंद कर दिया मैंने, चेंज करे अभी मेडिसिन, 1 महीने के बाद मैंने सब चेंज कर दिया था, उसका रोहित का रिश्ता छोड़ के बाकी सब चेंज कर दिया था। अच्छा ठीक है, अभी ये करिएगा ना, ये और ज्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट इसके और अच्छे होंगे। ठीक है, ओके सपना जी, आई होप आपके लिए आज का जो सेशन यूजफुल रहा होगा। और इसमें कई बार चिल ब्लेंस का ना ट्रीटमेंट का भी ज्यादा कुछ ये नहीं होता है, अपने आप भी धीरे धीरे, बस ये छोटी छोटी बातें ही, ये बहुत बड़ा डिसीज तो है नहीं। हाँ आलानेत मश, ठीक है सपना जी। यस मैम। और मैम वो पेशेंट का बहन का पिक्चर मैंने डाला है ग्रुप में। कौन से पेशेंट का? ये जो आपने बोला था वो हाँ, क्या? विरेचन, जिसको कल देना है। अच्छा अच्छा ठीक है। और पहले वाला जो डाला था वो क्या है बच्चे का? मैम वो 7 इयर्स का बॉय है, उसको अच्छा, बाई वो बर्थ तो एलर्जी है स्किन में। डिलीट कर दिया आपने? हाँ, अभी चला गया। हाँ, वो ड्राई भी, फिर से डालती हूँ मैम, वो ड्राई भी ठीक है। रहता है और सीवियर इचिंग भी रहती है ये उसको। टाइप का है क्या मैम? इसको ना एक बार क्रूमिग्न भी देंगे इस पेशेंट को, आपने जो अभी विरेचन करवा रही है ना, इसमें ना कृमि भी चिकित्सा जरूरी है। देखिए सभी लोग व्हाट्सएप पे डाला है मैम ने, तो आप देखिएगा, और इसके ऊपर कल भी हम लोग चर्चा करेंगे फिर विस्तारित रूप से। ठीक है, इसको विरेचन तो ठीक है, अभी ये बाकी भी चालू कर दीजिएगा, बट टिपिकली ये मुझे थोड़ा इसमें क्रूमिग्न भी चिकित्सा की जरूरत है। अब देखिए सभी लोग, रचना, विकास सर, रंजीत जी देखिए और फिर बता दीजिएगा, ग्रुप पे डालिएगा।
ठीक है। मैम इसमें ड्राइनेस भी बहुत है, देखने से लग रहा है। अभी ठंडी भी है ना, इचिंग भी होती है उसको। ये पुराना फोटो है 1-2 मंथ पहले का। अभी तो ऑलमोस्ट कम हुआ है, विंटर सीजन स्टार्ट होने के बाद कम हो जाता है। इसमें भी नीम तेल एप्लीकेशन करवा दीजिएगा फिर, नीम तेल या मरीचादी तेल, महामरीचादी तेल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया वो टाइप से। ओके मैम, ओके, देखते फिर, ठीक है ओके। मैम क्रीमी में मैम क्रीमी कुठार और विडेंगारिस्ट के अलावा और क्या बेटर है, और क्या चीजें रहती हैं अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर काफी ज्यादा ये क्रोनिक है तो? सर कृमि कुठार विडंगारिष्ट अच्छा, इसमें ये होता है विडंग चूर्ण, और तो कुछ नहीं, यही ज्यादा चलते हैं कृमि के लिए तो। ओके मैम, अगर बच्चों में देना है तो ये क्रीमी कुठार ऐसे टैबलेट क्रश करके हनी के क्रोमिग्ना, साथ। हाँ क्रोमिग्नावटी भी आती है मार्केट में ना, क्रोमिग्नावटी भी मिल जाती है, तो वो मैम भी दे छोटे सकते बच्चे हैं। ऐसे तो लेते नहीं है, तो हनी के साथ में दिया तो फिर चलेगा? विडंगारिष्ट दीजिएगा ना छोटे बच्चों के लिए, तो अरिष्ट ठीक रहेगा। ओके मैम, हम ठीक कई वो है। सब फेंक देते हैं उठा हाँ के हाँ हाँ बच्चे, ये बात। हाँ। खदीर का भी चलता है, खदीर की भी वटी आती है ना, वो भी दे सकते हैं। ओके कषाय आता है क्रोमिग्ना, वो भी दिया जाता है। नागार्जुना का आता है कंपनी का, वो भी दिया जा नागार्जुन सकता का मैम कौन सा है, क्या नाम है? है। यही है सर उसका ना, नाम ही है क्रोमिग्ना कषाय करके ही है। ओके क्रमिग्न कषाय, ओके हाँ, और क्रोमिग्नावटी भी तो कई सारे आर्यवैद्य की वगैरह भी आती है, कई ओके सारे कंपनियों की आती है क्रोमिग्नावटी तो। कृमि कुठार तो पता है सभी को आपको। जी। आयुर्वेदशाला का आपने बताया ना, क्रमिग्नवटी। हाँ, आयुर्वेद कषाय है? कषाय अच्छा कषाय, आयुर्वेद, अच्छा आयुर्वेद नहीं। आर्यवैद्यशाला का क्रोमिग्नावटी। हाँ क्रमिग्नवटी। बहुत सारे कंपनी का है क्रोमिग्नावटी तो, सभी का है, आर्यवैद्यशाला का भी है, और कई सारे हैं इसमें, कोटैकल का भी आता है। अच्छा कोटिकल का भी आता है। यस यस, ओके। चलिए फिर कल के लिए बताइए, कल एक अलग सा मैं कुछ डिसीज लेकर आऊंगी, कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और ये पिक्चर जो डाला है उसको भी देखिए सभी लोग, है ना। चलिए आज के लिए रुके फिर। ओके मैम। ओके रंजीत जी, चलिए सपना जी, यस मैम, चलिए नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू मैम।